हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम एक ख़ास टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक के द्वारा हम जूल ऊष्मा या जिसे कहते हैं हम जूल का नियम जानने का प्रयास करेंगे। ये यूनिट नंबर 2 12th क्लास का यूनिट नंबर 2 में उपलब्ध है और ऐसी स्थिति हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम जूल ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। चलते हैं इस खास टॉपिक में, जानते हैं कि किस तरह से हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले माना हम पे एक चालक तार है, जिसे यहाँ बनाया है हमने, ये चालक तार, ठीक है। इस माना ये PQ तार है हमारा। इस तार के सिरों के बीच हमने विभवांतर V स्थापित कर दिया है। विभवांतर V है। तार की लंबाई माना हमने L ले ली है, L लंबाई का तार है, ठीक है ना। तो इस तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाने के पश्चात इसके भीतर के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गतिशील हो जाएंगे, उन्हें गति मिलेगी और वे गति को प्राप्त करने के पश्चात उन्हें ऊर्जा भी मिलेगी और गति भी मिलेगी, जिससे वो लगातार दौड़ते दौड़ते अंदर के अन्य कणों, जिसे कहते हैं हम धनायन या अन्य कण जो रहेंगे हमारे, उन कणों से वे टकराकर उस ऊर्जा को या उस गति को खोते रहते हैं, उसको गायब कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। कब? जब टकराते हैं। और टकराने के पश्चात जो उनकी गति होती है जिसे खोते हैं, वह गति टकराने के बाद टक्कर वाले कण जो धनायन होते हैं या वे कण जिनसे टकराते हैं, उन कणों को ये ऊर्जा ट्रांसफर होने के बाद जो हमारी ऊर्जा बनती है, इस ऊर्जा को हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। यही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उस चालक के भीतर कणों के माध्यम से उपस्थित रहती है। इसी को हम कहते हैं जूल ऊष्मा, क्योंकि इसकी खोज जूल ने की थी, इसका नाम जूल ऊष्मा है। और इस नियम को, जो नियम बनता है हमारा, जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के पश्चात हमको उनके ऊर्जा की अवस्था अन्य कणों में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिलती है, उसे हम कहते हैं जूल का नियम। मतलब क्या हुआ इसमें? इस नियम के अनुसार जो हमारी अंदर की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? जब वे टकरा रहे हैं किससे? मुक्त इलेक्ट्रॉन से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्राप्त ऊर्जा का क्षय होना, क्षय माने ह्रास होना या कमी आना या घटना, बराबर उस ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पन्न होना। ये नियम बनेगा हमारा। इस नियम के अनुसार क्षय ऊर्जा बराबर उत्पन्न कौन सी ऊष्मा? जूल ऊष्मा। ये नियम है हमारा जो बनाया है जूल ने। इस नियम के अनुसार जो भी ऊर्जा उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को वे खत्म करते रहते हैं या उसका क्षय करते रहते हैं। उस ह्रास के पश्चात वह ऊर्जा जिन कणों से ये टकराते हैं, उन कणों में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। और इस अवस्था में जो हमारी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, उसी ऊर्जा को बोलते हैं हम जूल ऊष्मा। तो इसके क्षय से वह ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसे कहेंगे हम, इसके अनुसार क्या मिला हमको कि क्षय ऊर्जा वही ऊर्जा है जो बराबर उत्पन्न जूल ऊष्मा। तो ये नियम हमारा है जिसे बोलते हैं जूल का नियम। तो इस नियम को आप इस तरह से लिखेंगे। लिखिए जरा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। लिखिए, आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए या 12th कोर्स के लिए ये सारी अवस्थाएं क्लियर हो जाएं। तो मेरा प्रयास केवल यही है कि आप जिन बच्चों के विद्यालय में अध्यापक उपस्थित नहीं हैं, उन बच्चों को नोट्स के आधार पर लगातार सारी स्थिति क्लियर की जाए। तो ये प्रयास कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको नोट्स भी क्लियर होते रहें और आप जानते भी रहें। तो लिखिए जरा सा हेडिंग ऊपर से, वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। ये हेडिंग है हमारी, वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। लिखिए, बैटरी की सहायता से चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर उसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण और गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस ऊर्जा और गति को
ऊर्जा और गति को ये कण अन्य धनायनों या कणों से टकराकर खो देते हैं। यह ऊर्जा धनायनों में टक्कर के पश्चात ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती है या स्थानांतरित हो जाती है। इसी ऊर्जा को जूल ऊष्मा कहा जाता है। जूल ऊष्मा कहा जाता है। अतः नीचे देखिए, क्षय ऊर्जा बराबर उत्पन्न जूल ऊष्मा। क्षय ऊर्जा बराबर उत्पन्न जूल ऊष्मा। नीचे देखिए, इसे जूल का नियम कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया। अब हम सूत्र का निर्माण करेंगे। यहां पर माना हमारे पास एक आर प्रतिरोध का तार है। ये हमने इसका प्रतिरोध शो किया है। यहाँ पर ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये आर प्रतिरोध है इसका। इनके सिरों के बीच में हमको विभवांतर मिल रहा है, विभवांतर V। तो लिखते भी रहिए, एक तार हमारे पास है जिस तार का प्रतिरोध R और विभवांतर V है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा बह रही है। तो T समय पश्चात चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q इक्वल टू I इंटू टी। चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q इक्वल टू I इंटू टी। समीकरण नंबर 1 मिल गया हमको यहाँ पर। अब देखिए, जब हम आवेश यहाँ से प्रवाहित करेंगे ना, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर आवेश जब बहेंगे चलेंगे इसमें, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य कौन करेगा? बाहर से लगाई गई बैटरी, जो बैटरी हमारी रहेगी, उस बैटरी के द्वारा यहाँ पर अंदर आवेशों को गति करने का बल मिलेगा और लगातार यहाँ पर धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो जो कार्य होगा वो कार्य करेगा बैटरी या सोर्स जो हमारा बाहर से लगाया है। अतः जो किया गया कार्य हमारा रहेगा, इन अवस्थाओं के द्वारा हम निकालेंगे W इक्वल टू Q इंटू V से। ये कहाँ से आया सूत्र हमारा? ये आया चूंकि हम जानते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। इन अवस्थाएं हमें यहाँ Q मिला हुआ है, V मिला हुआ है, तो इससे हम W का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। यह हमें मिल गया। अब इस नंबर 2 में नंबर 1 का मान रखिए। लिखिए नीचे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर बैटरी द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू बैटरी द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू VIT। हमने यहाँ मान रखा ना इसका, तो ये IT मान हमारा है। अभी हमने पहले लिख दिया, अंतर नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि तीनों गुणा में है। W इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, VIT। ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरा, हमें एक और चीज़ मालूम है कि जब हमारी ऐसी अवस्थाएं रहती कि हमें R दिया हुआ है, धारा बह रही है, वोल्टेज दी हुई है, तो इन अवस्थाओं से हम ओम के नियम की उत्पत्ति भी, ओम के नियम की अवस्था भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो अवस्थाएं हमारी बन रही हैं वो सामान्यतः नियत ही है। तो नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए यदि मान निकालना चाहें तो हमें मिलता है V इक्वल टू IR। ये हम जानते हैं ओम के नियम से। इस नियम को 4 मानकर यदि हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो लिखिए, ओम के नियम से V इक्वल टू IR समीकरण नंबर 4। अतः 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर W इक्वल टू
आई आर आई इंटू टी मिला, इससे इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू आई हमारा 2 है तो आई स्क्वायर आर टी हमें मिल गया यहाँ पर, ये नंबर 5 आ गया। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमें 5 मिल गया है। ठीक है ना, ये हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हमने एक दूसरा कार्य का नया रूप निकाल दिया है जिसमें आई है, आर है और टी। एक और स्थिति बनती है हमारी, यदि हम आई का मान यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार आई का मान रख दें आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यदि हम ये कर दें, नीचे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 से आई इक्वल टू बी अपॉन आर, इसे आप 6 मान लीजिए। समीकरण 4 से आई इक्वल टू बी अपॉन आर, अतः 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 6 का मान 5 में रखने पर हमें मिलेगा, जहां आई उसके स्थान पे v अपॉन आर, तो मिलेगा हमको W, लिखिए W इक्वल टू v अपॉन आर होल स्क्वायर r इंटू टी, v अपॉन आर होल स्क्वायर r इंटू टी। ठीक है ना, अब जो ये वाला पार्ट हमारा है ना, इस पार्ट को खोलेंगे हम, कोष्ठक खोलेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर W इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से कट गई घात इसकी, तो मिल गया हमको इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। नंबर 7 आ गया, नंबर 7। ठीक है ना, तो एक तीसरा नया रूप हमारा बन रहा है यहाँ पर। तो 3 रूप हमें मिले यहाँ पर कार्य के। एक कार्य का मान हमारा ये है जिसमें V और I और T हैं, एक हमारा ये है जिसमें I, R और T हैं, एक हमारा ये है जिसमें V, R और T हैं। तीनों अवस्थाएं जब इस तरह से उपलब्ध हों, जब V, I, T दिया हो तो इससे मान निकालेंगे, जब ये दिया है तो इससे मान निकालेंगे। जब तीनों हमारी ऐसी अवस्थाएं, तीनों से हमें कार्य मिल रहा है, वह कार्य जो बैटरी के द्वारा या सोर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि हमारे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और धारा बह रही है। तो जो सोर्स के द्वारा जो हमारा कार्य हो रहा है, उस कार्य से यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो मतलब वे आवेश इसी कार्य से गति कर रहे होंगे, इसी कार्य के द्वारा जो स्थिति बन रही है उसे गति कर रहे होंगे, और यही कार्य उसमें हम जानते हैं, जो भी कार्य करते हैं हम किसी वस्तु में, वह कार्य उसमें ऊर्जा रूप में संचित रहता है। तो यही कार्य बन जाएगा उसकी ऊर्जा, यही कार्य उसमें ऊर्जा रहेगा, अतः इसी कार्य का मान हमारा वहाँ ऊर्जा रहेगा। वही ऊर्जा उन कणों को या उन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी जो इलेक्ट्रॉन अंदर गति कर रहे होंगे। उस ऊर्जा से गति करते हुए वो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, किनसे? अन्य धनायनों से, और टकराने के पश्चात वे अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देंगे उन धनायनों में, जिससे धनायनों को ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। मतलब जो इनकी ऊर्जा रहेगी वह ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी धनायनों में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, जिसे हम यहाँ पर शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है ना। तो नीचे लिखिए समीकरण 3, 5 और 7 से, समीकरण 3, 5 और 7 से W इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इसे आप नंबर 8 मान लीजिए। नीचे देखिए समीकरण 8 में प्राप्त कार्य, समीकरण 8 में प्राप्त कार्य के द्वारा चालक में आवेश गति करेंगे, और यही कार्य इन चालक के इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। इसी ऊर्जा को धनायनों से टकराने के पश्चात वे इलेक्ट्रॉन आयनों को स्थानांतरित कर देंगे, जिससे यही कार्य
स्मॉल टी सेकेंड में, स्मॉल टी है ना यहाँ पर, स्मॉल टी सेकेंड में 6 ऊर्जा या उत्पन्न जूल ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगी। अतः समीकरण 8 से उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू VIT इक्वल टू I²RT इक्वल टू V²/R इंटू टी। हमारा यही H बन जाएगा। H मीन्स हीट, हीट मीन्स हीट एनर्जी, ये सिंबल है इसका H। लेकिन इस अवस्था में जो हमारा H है कौन से मात्रक में होगा, ये जूल में होगा, क्योंकि हमारा कार्य भी जूल में होता है, ऊर्जा हमारी सामान्यतः जूल में होती है, तो यही ऊर्जा बन रही है हमारी H, ऊष्मीय ऊर्जा, इसलिए इसका मात्रक भी हमारा जूल में होगा। तो यह ऊष्मीय ऊर्जा है जो उत्पन्न हुई है जब यहाँ की ऊर्जा ह्रास हुई है, यहाँ की ऊर्जा क्षय हुई। अब हमें मालूम है कि जो हीट एनर्जी रहती है हमारी, उसका एक मात्रक कैलोरी भी होता है, कैलोरी। तो यदि हम चाहते हैं कि इसको हम कैलोरी में शो करें, तो H का मान कैलोरी में दिखाने के लिए हम एक सूत्र लेते हैं। नीचे लिखिए, ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी में दर्शाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। H कैलोरी, देखिए यहाँ पर ऊष्मा H कैलोरी इक्वल टू W, ये जूल में है, अपॉन J, W जूल में है अपॉन J। इसको आप नंबर 10 मान लीजिए। इस नंबर 10 में जो हमारा J रहेगा ना, इस J को बोलते हैं हम, एक नियतांक है जिसे बोलते हैं यांत्रिक तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल प्रति कैलोरी, ये इसका मान। J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। इसको यदि हम यहाँ रखेंगे, मतलब जो हमारा कार्य आया है, इस कार्य को हम यदि डिवाइड कर दें J से, तो जो हमें ऊष्मा मिलेगी, H का मान मिलेगा, वो मान कैलोरी में प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में हम मान रखे, मान निकालेंगे। तो समीकरण 9 और 10 का प्रयोग करने पर, 9 और 10 का प्रयोग करने पर H इक्वल टू VIT अपॉन J इक्वल टू I²RT अपॉन J इक्वल टू V²/JR इंटू टी, H का मान आ गया। ये हमारा H का मान आ गया, ठीक है ना। इसको आप नंबर 11 मान लेंगे और नीचे लिखेंगे, या H इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 इक्वल टू I²RT अपॉन 4.2 इक्वल टू V²/4.2R इंटू टी। इन दोनों अवस्थाओं में जो हमारा मात्रक है 11 और 12 में, वो कैलोरी है। यहाँ भी कैलोरी आएगा हमारा, यहाँ भी कैलोरी आएगा, दोनों। यहाँ बदल चुके हैं इसको हम, यहाँ पर J का मान, J का सिंबल रखा है हमने, यहाँ इसका मान रखा है हमारा। इसका मान ना, या इसको बोलते हैं हम 4.18, चाहे ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, दोनों मान ले सकते हैं इसमें, जूल प्रति कैलोरी। मात्रक वही रहेगा लेकिन मान ये भी होता है इसका। तो ये हमारा हीट एनर्जी है। ये कौन सी ऊर्जा है, इसे बोलते हैं जूल ऊष्मा। ये वही ऊर्जा है जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों ने टक्कर के पश्चात खोई है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी स्थिति है, इसके द्वारा हम जूल ऊष्मा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वह ऊष्मा है जो हमें ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए टक्करों के पश्चात खोते रहते हैं। खोने के पश्चात वह अंदर के कणों में जो आयन रहते हैं उनमें जूल ऊष्मा के रूप में या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। उसी ऊर्जा को बोलते हैं जूल ऊष्मा, जो हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। ये सूत्र हमारा है। तो जहाँ बात आएगी जूल ऊष्मा की, आप इससे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने जान लिया आज, ये हमारा टॉपिक था, जिस टॉपिक के अनुसार हमने ऊष्मीय ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करते हैं ये जानने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत इजी वे है,
कठिन नहीं है। हमें यहाँ पर केवल ध्यान देना है कि जो स्थिति बन रही है हमारी, हमें किस ढंग से निकालनी है और ये जो ऊर्जा बन रही है हमारी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो आप इसे जानकर समझकर आराम से इसे कर सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहें, आपको डिफ़िकल्टीज ना आए, खोजना ना पड़े। इसलिए बनाया गया है चैनल हमारा, जिससे लगातार आपको उन अवस्थाओं में जिन अवस्थाओं में टीचर्स उपलब्ध नहीं होते, आपको वहाँ पर सहायता मिल सके। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये चैनल बनाया गया है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, प्रयास कीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।